जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल नंबर 32 है ना। आर्टिकल नंबर 30 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फ्रेंड्स, आपके साथ एक एक करके। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब है ना क्या करिए, फंडामेंटल राइट्स को समझने के लिए ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना फ्रेंड्स, ये मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आर इंटायर इंडियन पॉलिटी है ना। क्यों? इसलिए कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे आप यूपीएससी ले लो, एसएससी सीजीएल ले लो, किसी भी एग्जाम्स के लिए जब पॉलिटी के सेक्शंस होते हैं ना फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट से एक या दो सवाल हर एग्जाम्स में है ना। वैसे भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बोलने का क्या मतलब है ना, ये किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव्स के लिए इंटायर इंडियन पॉलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। दैट्स वाई मैं इस टॉपिक को आपको छोटे छोटे वीडियोस बना के एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, सिंपली मैं बार बार की तरह बोलता हूँ फ्रेंड्स, ये जो किताब है ना, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, लेटेस्ट एडिशन 6th रिवाइज एडिशन हो, अपने पास खोल के रखिए। नहीं है तो कोई नहीं, अपने पास 6th एडिशन भी होगा ना फ्रेंड्स, अपने पास ये किताब हमेशा खोल के होना चाहिए। क्योंकि मैं ना फ्रेंड्स, आप ये तो नहीं होगा ना कि मैं पूरी किताब को यहाँ टाइपिंग करने लगूँ, फिर बैठ के लिखूँ, फिर बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, वो आप समझ सकते हो ना। दैट्स वाई मेरा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं आपको इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की किताब को अच्छे से आपके साथ बैठ के डिस्कस करता हूँ। सिंपली आपके पास अपना किताब हमेशा खोल के होना चाहिए। अब ये जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट के पार्ट नंबर 14 है, पार्ट नंबर 13 तक ऑलरेडी अपलोडेड है फ्रेंड्स, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, फिर जाके आपको फंडामेंटल जो आर्टिकल नंबर 32 है ना, ये देखना है। क्यों? क्योंकि खुद ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। अब इस चीज़ को समझने के लिए तो आपको पहले समझ आना चाहिए ना बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हमने आपके साथ डिस्कस किया था। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जो है आर्टिकल नंबर 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है ना फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है हमारे संविधान के अंदर, जो है आर्टिकल नंबर 32 में अनुच्छेद 32 है ना। इसमें बहुत सारे रिट्स है फ्रेंड्स, जैसे कि पहला रिट्स है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी हम है ना बाद की वीडियोज़ में एक एक करके आपके साथ वीडियो लेके आऊँगा ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। इससे मुझे क्या होता है ना, मुझे कॉन्फिडेंस होता है वीडियो बनाने में, अपलोड करने में, टेक्स्ट को पढ़ने में, लीगल लैंग्वेज को समझने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ना। मेरा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है कि मैं पूरे, या चाहे पॉलिटी ले लो, ज्योग्राफी एनसीईआरटी में भी मैं उसको भी शुरू कर चुका हूँ। आप जाके देखिए, वो भी 6 क्लास से मैं एनसीईआरटी शुरू कर चुका हूँ फ्रेंड्स, आप प्लेलिस्ट में देखिए ना। पूरे 12th क्लास तक मैं, चाहे एनसीईआरटी, ज्योग्राफी ले लो, हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो, है ना, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियोस को हम शुरू करते हैं। ये जो है राइट है ना फ्रेंड्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और ये आते हैं आर्टिकल नंबर 32 में। अब इससे है ना, कोई जैसे कि कोई विद्यार्थी होगा, कोई स्टूडेंट होगा है ना, अब वो पढ़ रहे होंगे फंडामेंटल राइट किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अब ये नहीं करना है ना कि सीधा जाके आपको फंडामेंटल राइट पूरा समझना है ना, अच्छे से समझना है, तो आपको पहले से अच्छे से मतलब सीरियल वाइज देखना होगा। इससे पहले फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि बीच में आर्टिकल नंबर 30 के बाद 31 क्यों नहीं आ रहा है, सीधा 32 पे क्यों जा रहा है। एक इस तरह से जब पहली बार जब आप पॉलिटी को पढ़ने लगते हो ना, तो इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाते हैं ना फ्रेंड्स। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का नेचर क्या है कि हम बहुत सारे आर्टिकल्स को अमेंडमेंट करते रहते हैं। तो जैसे आर्टिकल नंबर 31 है ना, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। अभी तक हम डिस्कस करते करते यहाँ पहुँचे हैं ना फ्रेंड्स, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसने हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया था? आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था ना। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 32, इसको हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है ना फ्रेंड्स, ये इसको कहेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ना फ्रेंड्स। मैं 2 बार बोल रहा हूँ इसको, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो है ना फ्रेंड्स, हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दे दी गई है हमारे संविधान के अंदर। हमने अभी तक डिस्कस करते करते है ना बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स, किन चीज़ों को लेके आपको हम सबको फंडामेंटल राइट दे दी जा रही है हमारे संविधान के अंदर, है ना। ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था बहुत सारे वीडियोस में। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है ना फ्रेंड्स, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ना। क्यों? जैसे देखिए फ्रेंड्स, जो हमें मौलिक अधिकार दे दी जा रही है ना, फंडामेंटल राइट्स हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स के थ्रू हमें दे दी जा रही है, ये तब तक मीनिंगलेस है, यूजलेस है एंड वर्थलेस है जब तक इसको
फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए एक इफेक्टिव मशीनरी की ज़रूरत है ना। यही हमारे इफेक्टिव मशीनरी कौन से हैं, हमारे आर्टिकल नंबर 32। बोलने का क्या मतलब है, जैसे कि किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए ना, तो वायलेट अगर किसी का हो रहा है तो इसको मतलब कुछ ऑर्डर्स चाहिए ना, जिसके थ्रू कोर्ट्स जाएंगे, हम अलग अलग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बोलेंगे कि भाई मेरा राइट जो है ना वो वायलेट हो रहा है, होना चाहिए ना। यही है हमारे आर्टिकल नंबर 32। दैट मीन्स आर्टिकल नंबर 32 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो बहुत सारे मौलिक अधिकार है ना, ये तब तक के लिए मीनिंगलेस है, यूजलेस एंड वर्थलेस है, जब तक हमारे संविधान में एक क्या हो, इफेक्टिव मशीनरी हो, किसके लिए, हमारे राइट्स को एनफोर्स करने के लिए ना। यही हमारे इफेक्टिव मशीनरी कौन दे रहा है, हमारे आर्टिकल नंबर 32। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से समझे होंगे। आर्टिकल नंबर 32 क्या बोल रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये कौन सी राइट है, ऐसी राइट है जो किसी भी सिटीज़न के लिए, भारतीय नागरिक के लिए ना, किसी भी भारतीय नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वो मैंने अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया। दैट्स वाई है ना फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, जिसमें हमारे भीमराव अंबेडकर जी है ना, बाबा साहेब अंबेडकर जी, आर्टिकल नंबर 32 को लेके क्या बोल रहे हैं, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एन आर्टिकल विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी, है ना। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या बोल रहे हैं कि हमें जो हमारे जो ये फंडामेंटल राइट है ना, आर्टिकल नंबर 32, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और क्या बोल रहा है इस आर्टिकल को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, नल है। विदाउट दिस आर्टिकल नंबर 32 हमारे भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से क्या है, आर्टिकल नंबर, हमारे संविधान नलिटी है ना। ये बोल रहे हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर जी के हिसाब से। और अंबेडकर जी है ना, आर्टिकल नंबर 32 को क्या बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा भी है ना फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट, है ना, कि हमारे संविधान का सोल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 32, एंड हार्ट कौन सा है, आर्टिकल नंबर 32। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स कि भाई कौन से आर्टिकल को भीमराव अम्बेडकर जी है ना, या कौन से आर्टिकल को हम कहेंगे इट्स वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। तो आपको वहाँ पे साफ साफ आंखें बंद करके कौन सा टिक करना है, आर्टिकल नंबर 32, ये आप याद रखिए। इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 32 को लेके हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, किसी भी है ना अमेंडमेंट के थ्रू, जैसे होता है ना बहुत सारे आर्टिकल्स वो हमारे पार्लियामेंट ने अमेंड करते, टाइम टू टाइम अमेंड करते रहते हैं ना, चेंज करते रहते हैं, ऊपर नीचे करते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई ये जो है ना फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट आर्टिकल 32 इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बेसिक फीचर्स तो आगे पढ़ना ही है ना। बेसिक फीचर्स कौन सा फीचर्स है, वो वाले बेसिक फीचर हमारे संविधान के ऐसे आर्टिकल्स हैं जो किसी भी है ना, किसी को भी अलो नहीं करते हैं, अलो नहीं करते हैं किसी भी, या कोई आप मान के चलो हमारे पार्लियामेंट है ना, इवन कि हमारे पार्लियामेंट को भी अलो नहीं करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करें, एब्रीज करें ना, उसको डिलीट करें, काट दें ना। दैट मीन्स आर्टिकल नंबर 32 क्या है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, कि भाई किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करें, एब्रीज करें। दैट मीन्स ये जो हमारा आर्टिकल नंबर 32 है ना फ्रेंड्स, इसको कहते हैं कि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हो ना, किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू हमारे जो आर्टिकल नंबर 32 को आप एवरेज नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई इसको कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब आर्टिकल नंबर 32 क्या है, इसके थ्रू हमें क्या देते हैं, फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें जो है ना फ्रेंड्स, फंडामेंटल आर्टिकल नंबर 32 के 4 मेन प्रोविजंस हैं। फर्स्ट प्रोविजन क्या है, मैंने लिखा है करके, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज गारंटीड, है ना। आप क्या कर सकते हो, अगर आपका किसी का, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा एपेक्स कोर्ट है ना, जो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है ना, आप सुप्रीम कोर्ट में आप मूव कर सकते हैं। जैसे किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया किसी भी तरीके से ना, तो क्या कर सकते हो, आप अपने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से बचने के लिए आप सीधा कहाँ जा सकते हो, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो। ये है आपका फर्स्ट प्रोविज़न। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स,
हमारा सुप्रीम कोर्ट इवन के हाई कोर्ट्स क्या कर सकते हैं, रिट्स को इशू कर सकते हैं। अब ये रिट्स क्या होते हैं, ये लीगल लैंग्वेज है ना फ्रेंड्स, इसको आपको बस अच्छे से समझिए ना। रिट्स होता है फ्रेंड्स ऑर्डर्स है ना। सुप्रीम क्या इशू कर सकते हैं, ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं, लाइक हेबियस कॉर्पस, मेंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरियारी एंड को वारंटो। ये सारे क्या है, रिट्स है ना, अलग अलग टाइप के रिट्स है जो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं ना। अब इसका क्या मतलब हुआ ना फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेके ऑर्डर्स यानी रिट्स को इशू कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे रिट्स मैंने बोला, किस लिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को एनफोर्स करने के लिए ना, किसी भी टाइप के किसी जैसे देखो फॉर एग्जांपल हैबियस कॉर्पस के हिसाब से क्या है वो हम आगे देखेंगे, फिर भी ना किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, हमारे कोर्ट्स है ना फ्रेंड्स, अलग अलग, जैसे टॉप कोर्ट पे है ना एपेक्स कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, इस तरह से इंटीग्रेटेड कोर्ट है हमारा कोर्ट सिस्टम है हमारे भारत के अंदर है ना। तो बोलने का क्या मतलब है, अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट अगर किसी तरीके से वायलेट हो रहा है ना, तो हमारे कोर्ट्स क्या कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, कि भाई रिट्स को इशू कर सकते हैं, यानी ऑर्डर्स को इशू कर सकते हैं। जो बहुत सारे ऑर्डर्स रिट्स मैंने एक एक करके लिखा है ना, आपके किताब में भी है, जो आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा। ये है फ्रेंड्स सेकेंड प्रोविजन। अब थर्ड प्रोविजन क्या है ना, कि पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स। कि हमारा जो पार्लियामेंट है ना फ्रेंड्स, हमारा संसद के पास ये पावर है कि हमारे संसद के पास क्या पावर है, पार्लियामेंट एम्पावर कर सकते हैं बहुत सारे हमारे सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं ना, इन सारे कोर्ट्स को क्या कर सकते हैं, हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि उनको ऑर्डर्स देना, डायरेक्शन देना, रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स है ना। ये हमारे पार्लियामेंट के पास टाइम टू टाइम ये पावर होता है कि पार्लियामेंट इन सारे कोर्ट्स को क्या कर सकते हैं, पावर दे सकते हैं कि किसी भी टाइप के रिट्स को इशू करने में या डायरेक्शंस को इशू करने में या ऑर्डर्स को इशू करने में। ये किसके पास है पावर है, बट हमारे पार्लियामेंट के पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनी अदर कोर्ट हियर डज नॉट इंक्लूड हाई कोर्ट बिकॉज 226 हैज़ ऑलरेडी कन्फर्ड दिस कोर्ट्स ऑन द हाई कोर्ट्स है ना। बट एनी अदर कोर्ट है ना, एनी अदर कोर्ट का मतलब ये नहीं है ना फ्रेंड्स कि हाई कोर्ट को दे दो, क्योंकि हाई कोर्ट को ऑलरेडी हमारे संविधान के अंदर दे रखा है, जो आर्टिकल नंबर 226 के अंदर आते हैं ना, वो हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट को, बहुत लक्ष्मीकांत की किताब में है ना, आगे जब जाएंगे वीडियोस में फिर हम डिस्कस करेंगे वहीं पे। फिर भी बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं ना नीचे लेवल के, पार्लियामेंट इन सारे कोर्ट्स को एम्पावर कर सकते हैं रिट्स को इशू करने में, डायरेक्शंस को इशू करने में एंड ऑर्डर्स को इशू करने में। अभी इस एनी अदर कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि इसमें हाई कोर्ट ही आते हैं, हाई कोर्ट को ऑलरेडी है ही हमारे संविधान के, और क्या देना क्या है ना, इसका मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है, किसी भी टाइम पार्लियामेंट दे सकते हैं ना। ये आपके है फ्रेंड्स थर्ड प्रोविज़न। अब इसके बाद है फोर्थ प्रोविज़न। फोर्थ प्रोविज़न में क्या है ना फ्रेंड्स, क्या मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी के टाइम है ना, नेशनल इमरजेंसी जब होते हैं तब क्या होता है, हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। तब क्या कर सकते हैं ना फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट जो है ना फ्रेंड्स, हमारे राष्ट्रपति क्या कर सकते, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि हमारा राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकते हैं, जैसे किसी का फंडामेंटल राइट फॉर एग्जांपल किसी टाइम में वायलेट हो गया, अब वो बोलेंगे कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहूँगा ना, सुप्रीम कोर्ट उस समय यानी नेशनल इमरजेंसी के टाइम ये जो वायलेशन का जो है ना फ्रेंड्स टाइम, ये हमारे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं ना। बट फिर भी है ना, जब नेशनल इमरजेंसी होगा तब नेशनल इमरजेंसी जो ही ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद अलग एक फिर उसका ये कोर्ट का ये काम शुरू होता है ना। जब नेशनल इमरजेंसी के टाइम है ना फ्रेंड्स, जो आते हैं आर्टिकल नंबर 359 के थ्रू प्रेसिडेंट हम क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं किसी को कोर्ट में जाने से। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का फंडामेंटल राइट जब वायलेट होता है ना, तो जाएंगे ना कोर्ट में, बट हमारे प्रेसिडेंट जो है ना फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि ये सस्पेंड कर सकते हैं। बट कब कर सकते हैं ये क्वेश्चन है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम, खाली नेशनल इमरजेंसी के टाइम है ना, इस चीज़ को आप याद रखना है। ये हुआ फ्रेंड्स आपके 4 प्रोविजंस। इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, इससे हमें साफ साफ पता चल जाता है कि क्या है, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है ना फ्रेंड्स,
इसको सुप्रीम कोर्ट को हम कहेंगे डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, है ना। अब कल आपसे किसी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं कि भाई हमारा जो डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कौन है। वहाँ पे ऑप्शंस होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, इस तरह से। तो पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट फॉर एग्जांपल के लिए 4 ऑप्शन होगा। तो आपको आंखें बंद करके कहाँ पे टिक लगाना है, हमारे सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारे डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इस बात को आप याद रखिए। अब इसका मतलब क्या है ना फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, ओरिजिनल एंड वाइड पावर्स ऑफ देयर पर्पस। यानी बोलने का क्या मतलब है, डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बोलने का मतलब है ओरिजिनल एंड वाइड पावर्स ऑफ देयर पर्पस। यानी ओरिजिनल किस लिए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट को हम बोलते हैं ना डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी सिटीजन। अब इसमें है ना फ्रेंड्स, ओरिजिनल और वाइड की वजह से हम बोलते हैं डिफेंडर एंड गारंटर। अब ये ओरिजिनल का क्या मतलब होना फ्रेंड्स, कि भाई किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। अब वो पर्सन है ना फ्रेंड्स, उसको यहाँ तक एलो है कि वो डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जो है ना वो नॉक कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं ओरिजिनल, है ना। ओरिजिनल इसीलिए बोलते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी पर्सन के जब फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं ना, तो वो डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। इवन कि मतलब बहुत सारे इश्यूज रिट्स जो है ना वो हाई कोर्ट पे रिट्स इशू कर सकते हैं। बट है ना फ्रेंड्स, ओरिजिनल हमें जो शब्द मिल रहे हैं ना यहाँ पे, ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन मतलब डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, उसको अलो है कि वो सुप्रीम कोर्ट उसके फंडामेंटल राइट्स को बचाने, है ना। जब किसी भी टाइम उसका वायलेट होता है तो कहाँ पे जाने के उसको अलो है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दैट्स वाई इसको कहते हैं ओरिजिनल, है ना। वाइड किस लिए है ना फ्रेंड्स, कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को इस टाइप के रिट्स जो हमने एक एक करके डिस्कस करना है, और मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया कि हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, है ना, ये सारे इशू है ना रिट्स इशू कर सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के। दैट्स वाई ये क्या है, बहुत ज़्यादा वाइड है ना, लंबा है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या क्या है देखेंगे। आर्टिकल नंबर 32 है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, द पर्पस ऑफ आर्टिकल नंबर 32 का मेन पर्पस क्या है ना, प्रोवाइड टू गारंटीड इफेक्टिव एक्सपेडिशंस इनएक्सपेंसिव एंड समरी रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना। ये जो है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 32 का मेन मकसद जो है ना वो क्या है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को गारंटी देते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, एक्सपेडिशंस बनाते हैं, इनएक्सपेंसिव एंड समरी रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे जितने भी सारे फंडामेंटल राइट्स हमने डिस्कस किया था ना आज तक बहुत सारे वीडियोस में, इन सारों को प्रोटेक्ट कौन करते हैं, हमारे आर्टिकल नंबर 32। दैट्स वाई हम बोलते हैं आर्टिकल नंबर 32 को वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। अब इस बात को अच्छे से समझिए। बट इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे लोअर कोर्ट्स भी है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 32 के हिसाब से क्या है, ओनली द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एनफोर्स अंडर आर्टिकल नंबर 32 एंड नॉट एनी अदर राइट्स लाइक द नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, कस्टमरी राइट्स एंड सो ऑन। ये जो हमारे आर्टिकल नंबर 32 है ना फ्रेंड्स, ये किसको लेके है, खाली फंडामेंटल राइट्स को लेके। अब इसमें है ना फ्रेंड्स, इस पॉइंट को है ना आपको अच्छे से याद रखना है। ये है ना मतलब यही चीज़ हमें कंफ्यूज करते हैं ना कि भाई राइट्स तो बहुत सारे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, आपके स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, कस्टमरी राइट्स एंड सो ऑन, बहुत सारे लीगल राइट्स भी है ना। इन सारों को छोड़ के आर्टिकल नंबर 32 जो है ना फ्रेंड्स, ये खाली किसके लिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए, मौलिक अधिकार को बचाने के लिए ना। बाकी रेस्ट बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे वो लिखा है आपके बुक में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, कस्टमरी राइट्स, बहुत सारे लीगल राइट्स भी होते हैं। बट ये जो आर्टिकल नंबर 32 का मेन पर्पस किसके लिए है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो हमने पिछले वीडियोस में एक एक करके डिस्कस किया था। इस बात को याद रखिए ना। इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज द स्विन कॉइन ऑन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ राइट कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 32, है ना। आर्टिकल 32 हमें मतलब यही है कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन होने से बचाते हैं ना।
इसके बाद क्या है, इन अदर वर्ड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कैन नॉट डिटरमाइन अ क्वेश्चन दैट डज नॉट इन्वॉल्व फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट जो है ना फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट से बाहर है ना, आर्टिकल 32 को लेके किसी भी डायरेक्शंस को नहीं दे सकते हैं, क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं ना। यहाँ पे यही लिखा है, इन अदर वर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कैन नॉट डिटरमाइन ए क्वेश्चन दैट डज नॉट इन्वॉल्व फंडामेंटल राइट्स। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स जो बाहर के राइट्स हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हमने ऊपर बोला, जो फंडामेंटल राइट्स के बाहर के जो राइट्स हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट उन राइट्स को लेके क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। किसके हिसाब से? आर्टिकल 32 के हिसाब से। यानी कि बोलने का क्या मतलब है, आर्टिकल 32 मेनली किसके लिए है? हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो ये है फ्रेंड्स, अगर देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 32 जो है ना, वो फॉर एग्जांपल कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होगा, कोई लेजिस्लेटिव ऑर्डर्स होगा, यानी हमारा पार्लियामेंट, हमारा किसी भी है ना टाइप के गवर्नमेंट, मतलब अलग अलग एजेंसीज होते हैं, किसी भी टाइप के एजेंसीज है ना, आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तब जाके कौन काम करेगा? आपके आर्टिकल नंबर 32। अदरवाइज किसी भी टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 में जो आते हैं ना। बोलने का क्या मतलब है, इन शॉर्ट आर्टिकल नंबर 32 किसके लिए है? हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए। अब इसमें और एक पैराग्राफ है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा है, इन केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। आपको ये बात याद रखना है, हमारा जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ना, किसको लेके? हमारे फंडामेंटल मौलिक अधिकार को लेके। ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल क्यों है? क्योंकि हर कोई है ना सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं, बट एक्सक्लूसिव नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इट इज़ कंक्यूरेंट विद द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 326। अब 326 जब आर्टिकल वहाँ पे आएंगे ना, वहाँ तो हमें करना है डिस्कस, मगर जो है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स को लेके एक्सक्लूसिव नहीं है कौन? हमारे सुप्रीम कोर्ट, बट कंक्यूरेंट है। कंक्यूरेंट हुआ, इन बहुत सारे पावर्स हमारे हाई कोर्ट्स को भी दे रखी है, जो किसके अंदर है? हमारे आर्टिकल नंबर 226 है ना। दैट मीन्स हमारे बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं हमारे भारत के अंदर है ना। हाई कोर्ट्स भी क्या कर सकते हैं? रिट्स को इशू कर सकते हैं ना, ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं हमारे किसको लेके? फंडामेंटल राइट्स को लेके। यहाँ लिखा है, इट इज़ ओरिजिनल पावर इन द हाई कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर्स रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ना। दैट मीन्स हमारे हाई कोर्ट भी क्या कर सकते हैं? रिट्स हो, कोई डायरेक्शंस हो, कोई ऑर्डर्स हो, फंडामेंटल मौलिक अधिकार को लेके क्या कर सकते हैं? ये सारे चीज़ इशू कर सकते हैं ना। यहाँ क्या लिखा है ना फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए सिटीजन आर वायलेटेड, द एग्राव्ड पर्सन हैज़ द ऑप्शन ऑफ मूविंग आइदर ऑफ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली है ना। यही है फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क क्या है कि हमारे कंक्यूरेंट है ना, कंक्यूरेंट विद द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट को जो है ना फ्रेंड्स, वो कंक्यूरेंट है। कंक्यूरेंट क्यों है? क्योंकि आपको ऑप्शंस दी जाती है कि भाई अगर आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है ना, जैसे कि कोई मद्रास का, कोई क्या बोलता है, साउथ इंडिया का होगा, तमिलनाडु का कोई आदमी होगा, अब वो बोलेंगे मुझे अपने फंडामेंटल राइट्स फॉर एग्जांपल उसका वायलेशन हो रहा होगा ना, वो बोलेंगे मुझे कोर्ट जाना है। अब वो फॉर एग्जांपल क्या, वो बोलेंगे फ्रेंड्स मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है। अब सुप्रीम कोर्ट उससे बहुत ज़्यादा दूर है ना, तो उसको क्या ऑप्शन है कि वो अपने पर्टिकुलर ऑफ दैट हाई कोर्ट में भी वो मतलब जाके फिर हाई कोर्ट क्या करेंगे, बहुत सारे उसके हिसाब से, जैसे उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है ना फ्रेंड्स, उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं? इशू रिट्स को इशू कर सकते हैं। दैट्स मीन्स उस आदमी को ऑप्शन दी जाती है कि भाई आप हाई कोर्ट जाओ, और या हाई कोर्ट अगर आप नहीं आना चाहते हो ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जाओ है ना। तो इस तरह से ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है ना। तो ये चीज़ें आपको समझना है ना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा। ये जो है ना फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 32, इसको मैं आपको अच्छे से क्यों एग्जांपल्स के थ्रू है ना एक एक करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी एक दो बार अपनी किताब को खोल के पढ़िए। ये अब इसके बाद क्या लिखा है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 32 इज़ द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट वेयर द फंडामेंटल राइट इज़ इन्फ्रिंज। आर्टिकल 32 जो है ना फ्रेंड्स, ये मेनली किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये बात आप याद रखिए। बट हाई कोर्ट के लिए अगर आपको कोई किसी का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा होगा, तो फिर वो हाई कोर्ट अगर जाएंगे ना, हाई कोर्ट जो है ना फ्रेंड्स, वो किस आर्टिकल के थ्रू अपना रिट्स या ऑल काइंड्स ऑफ डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स इशू करते हैं? आर्टिकल नंबर 226।
आर्टिकल नंबर 226 के हिसाब से हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल दैट वेयर रिलीफ थ्रू द हाई कोर्ट इज़ अवेलेबल, है ना। बहुत सारे लोग मतलब होते हैं ना, कोई पर्सन होगा दूर का, कोई पर्सन है ना, उसका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, उसका मतलब इतना दूर फिर वो दिल्ली कहाँ आएंगे। इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी का वायलेट हो रहा है तो फर्स्ट वो कहाँ जाए, वहीं पर्टिकुलर हो दैट हाई कोर्ट, यानी जहाँ पे उसका हाई कोर्ट है ना, वो वहीं पे जाके अपना इशू प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। अब हाई कोर्ट किस हिसाब से अपना इश्यूज़, रिट्स को, डायरेक्शंस को, यानी कोई ऑर्डर्स को इशू करेंगे, आर्टिकल नंबर 226। ये डिफरेंट आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में आर्टिकल 32 जो है ना वो किसके लिए है, सुप्रीम कोर्ट के लिए, और 226 किसके लिए है, हमारे हाई कोर्ट्स के लिए। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट्स वाई हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी के हिसाब से हमारे जो आर्टिकल नंबर 32 है ना फ्रेंड्स, बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं, आर्टिकल विद विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी। आर्टिकल नंबर 32 को बी आर अम्बेडकर जी बोल रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर आर्टिकल 32 अगर नहीं होगा ना तो क्या है, नल है ना। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब इसके बाद है फ्रेंड्स रिट्स, टाइप्स एंड स्कोप्स, है ना। कितने टाइप्स के रिट्स है वो हम एक एक करके देखेंगे। ऑर्डर्स है ना, अब ये जो लीगल लैंग्वेज है ना फ्रेंड्स, रिट्स को आप बोल सकते हैं इन शॉर्ट है ना, ऑर्डर्स। सुप्रीम कोर्ट में हमने बोला था पिछले स्लाइड में 32 के हिसाब से आर्टिकल, एंड हाई कोर्ट 226। अब है ना फ्रेंड्स, हाई कोर्ट अपना जो रिट्स इशू कर सकते हैं आर्टिकल 226 के हिसाब से, और सुप्रीम कोर्ट अपना रिट्स इशू करते हैं आर्टिकल नंबर 32 में। अब इसमें कौन कौन से रिट्स आते हैं, जैसे हाइबियस कॉर्पस हुआ, मेंडमस हुआ, प्रोहिबिशन हुआ, सेश्योरारी हुआ, एंड कोवेरेंटो। ये बहुत सारे आपके रिट्स है जो इशू करते हैं हमारे बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। अब सुप्रीम कोर्ट करते हैं हमारे आर्टिकल 32 के हिसाब से, और हाई कोर्ट करते हैं हमारे आर्टिकल 226 के हिसाब से ना। अब ये मैंने पिछले स्लाइड में भी बोला था ना फ्रेंड्स, हमारे पार्लियामेंट के पास भी ये पावर है कि पार्लियामेंट एम्पावर कर सकते हैं बहुत सारे जो नीचे के कोर्ट्स होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं ना, कि हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि हमारा पार्लियामेंट जो है ना वो एम्पावर कर सकते हैं बहुत सारे अदर कोर्ट्स को, किसके लिए, रिट्स को इशू करने के लिए ना। दैट मीन्स ये पावर किसके पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट जब चाहेंगे ना फ्रेंड्स तो लोअर कोर्ट्स जो है ना उनको एम्पावर कर सकते हैं किसी भी रिट्स को इशू करने के लिए। बट अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है ना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो करते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं ना। 1950 से पहले क्या था ना फ्रेंड्स, हाई कोर्ट्स ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास है ना, खाली ये जो 3 कोर्ट्स है ना फ्रेंड्स, ये 3 कोर्ट खाली क्या करते थे, रिट्स को इशू करते थे। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सारे कोर्ट्स को दे दी गई अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226। इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, ये जो रिट जो बोल रहे हैं हम, अभी तक शब्द यूज़ हो रहा है ना फ्रेंड्स, ये लाया तो लाया कहाँ से ना, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से बोरोड किया था, इंग्लिश लॉ। वेयर इंग्लिश लॉ में जो रिट्स है ना फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं प्रीरोगेटिव रिट्स, है ना, प्रीरोगेटिव रिट्स। इसका क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, प्रीरोगेटिव ऑफ द किंग हु वाज एंड इज स्टिल डिस्क्राइब एज फाउंटेन ऑफ जस्टिस। वहाँ के जो राजा रानी होता है ना फ्रेंड्स इंग्लैंड के अंदर, अब हमें इंग्लैंड के बात बोल रहा हूँ ना, इंग्लैंड के अंदर क्या होते हैं राजा और रानी, अभी जो है ना फ्रेंड्स उसको क्या बोलते हैं, फाउंटेन ऑफ जस्टिस। अब जस्टिस जब लोगों को मिल रहा है तो वो कहाँ से मिल रहा है, किंग में, है ना। किंग जैसे कि कुछ भी मतलब अपने हिसाब से कोई रिट्स इशू करेंगे तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, वहाँ के हाई कोर्ट क्या करते हैं, फिर जाके रिट्स को इशू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किंग ने कुछ ऐसा नियम कानून बना दिया कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। जैसे वो मैं बोल रहा हूँ इंग्लैंड का बात है ना, क्योंकि जो हमारे जो रिट्स जो है ना फ्रेंड्स, ये जो शब्द आया है इंग्लिश लॉ यानी इंग्लैंड के लॉ से, वहाँ पे क्या कहते हैं इसको, प्रीरोगेटिव रिट्स, है ना, प्रीरोगेटिव रिट्स। प्रीरोगेटिव रिट्स मीन्स वहाँ के जो किंग जो है ना फ्रेंड्स, किंग क्या कर सकते हैं, किंग को कहते हैं फाउंटेन ऑफ जस्टिस, जस्टिस का फाउंटेन, है ना, फाउंटेन आप समझ सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल किंग ने कुछ ऐसा नियम कानून बना दिया, किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ इंग्लैंड के अंदर, तो क्या करते हैं वहाँ के कोर्ट्स रिट्स को इशू करते हैं टू अपहोल्ड द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ ब्रिटिश पीपल। क्यों, ब्रिटिशर्स जो होते हैं ना वहाँ के, उनके राइट्स एंड लिबर्टीज़ को अपहोल्ड करने के लिए।
ये चीज़ है फ्रेंड्स, आपके रिट्स जो है ना वो आया है इंग्लैंड यानी इंग्लिश लॉ से, इसीलिए हम यहाँ पे हमारे संविधान के अंदर इसको डाला है ना। अब ये जो रिट जुरिसडिक्शन है ना फ्रेंड्स, दोनों रिट्स इशू करते हैं, कौन, दोनों का क्या मतलब हुआ, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब दोनों में तो कुछ फ़र्क होगा ना, क्या फ़र्क है, 3 चीज़ में है, 3 चीज़ों के यानी 3 रेस्पेक्ट्स में 3 चीज़ों को लेके फ़र्क है हमारे रिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। फर्स्ट क्या है ना फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट है ना फ्रेंड्स, इस बात को आप अच्छे से मतलब इस पॉइंट्स को अच्छे से समझना है। सुप्रीम कोर्ट खाली रिट्स इशू कर सकते हैं हमारे किस को लेके, फंडामेंटल राइट्स को लेके। किसी के फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करना होगा ना फ्रेंड्स, तब जाके रिट्स इशू करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट। एंड जो हाई कोर्ट जो है ना फ्रेंड्स, हाई कोर्ट खाली फंडामेंटल राइट्स को ही नहीं, बहुत सारे अदर पर्पस को है ना, एनी अदर पर्पस। अब ये जो एनी अदर पर्पस है ना, ये क्या है, रेफर्स टू ए ऑर्डिनरी लीगल राइट। कोई लीगल राइट भी होगा ना फ्रेंड्स, जो हमने पिछले स्लाइड में भी आपके साथ डिस्कस किया था। बोलने का क्या मतलब है, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है ना फ्रेंड्स, किसी का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है ना, तब जाके रिट्स को इशू कर सकते हैं। अब हमारे जो हाई कोर्ट्स है ना फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स को तो करते ही करते हैं ना, बट बहुत सारे ऑर्डिनरी लीगल राइट्स भी होते हैं ना, उन चीज़ों को लेके भी हमारे हाई कोर्ट्स क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स, डायरेक्शंस या रिट्स इशू कर सकते हैं। दैट मीन्स बोलने का क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट का जो है ना फ्रेंड्स रिट्स जुरिसडिक्शन है ना, वो क्या है, नरोवर देन द हाई कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट जो इशू कोई रिट्स को इशू करते हैं ना फ्रेंड्स, वो नैरो है किससे, हाई कोर्ट से। दैट मीन्स यहाँ पे हाई कोर्ट को क्या है, ज़्यादा पावर है ना किसी भी रिट्स को ये करने में। इस टेक्स्ट को आप एक बार पढ़िए फ्रेंड्स। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, whereas a high court can issue writs not only for enforcement of fundamental rights but also for any other purpose। यही any other purpose को हमें अच्छे से समझना है। any other purpose का क्या मतलब है, यहाँ पे ordinary legal right है ना फ्रेंड्स। तो ये ordinary legal rights में हमारे क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे रिट्स को इशू कर सकते हैं ना। Thus the writ jurisdiction of Supreme Court in this respect is narrower than that of High Court। यानी कि हाई कोर्ट का जो है ना फ्रेंड्स रिट्स जुरिसडिक्शन का जो है ना पावर वो वाइड है कंपेरेटिवली सुप्रीम कोर्ट। चलिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स इशू करते हैं ना फ्रेंड्स, ये थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष में ना, चाहे आप पूरे टॉप से लेके मतलब नॉर्थ से लेके साउथ ईस्ट से लेके वेस्ट, पूरे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, रिट्स इशू करते हैं। बट ये जो हमारे हाई कोर्ट है ना फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, अगेंस्ट ए गवर्नमेंट और अथॉरिटी विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट में आप मान के चलो मद्रास हाई कोर्ट होगा है ना, या कोई किसी भी स्टेट के आप हाई कोर्ट को ले लो है ना। ये जो हाई कोर्ट जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या कर सकते हैं, खाली जो अपना जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जितना भी एरिया वो कवर करता होगा ना, उन्हीं एरियाज़ के लिए वो इशू रिट्स कर सकते हैं ना। अदरवाइज जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना फ्रेंड्स, ये पूरे भारतवर्ष के लिए रिट्स का इशू करने के पावर किसके पास है, हमारे एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस पॉइंट को आपने अच्छे से समझे होंगे ना। फिर भी एक बार बोलता हूँ फ्रेंड्स, जो हमारे जो हाई कोर्ट्स है ना, हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है ना, कि जितना भी एरिया उसके हाई कोर्ट के अंदर आता होगा ना, इन्हीं एरियाज़ के लिए ही खाली रिट्स इशू कर सकते हैं। मगर अगर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना फ्रेंड्स, ये पूरे भारतवर्ष के लिए क्या कर सकते हैं, रिट्स को इशू कर सकते हैं। ये फ़र्क है आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के रिट्स को इशू के लिए ना। पहले पॉइंट में हमने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट है ना फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स को ही लेके खाली क्या कर सकते हैं, रिट्स इशू करते हैं। जो हाई कोर्ट जो है ना फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स को तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्डिनरी लीगल राइट्स होते हैं ना, उन चीज़ों को के लिए भी क्या करते हैं, रिट्स इशू करते हैं। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आपने अच्छे से समझे होंगे। अब ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया ना फ्रेंड्स, आर्टिकल 32 जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, ये किसके लिए है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना। जैसे फॉर एग्जांपल द सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज रिट जुरिसडिक्शन है ना, कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलो किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो वो पर्सन कहाँ जाएंगे, फॉर एग्जांपल मान के चलो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी टाइप के रिट्स को इशू करने में ना। क्यों? क्योंकि हमने बोला था ना फ्रेंड्स पिछले स्लाइड में भी कि
हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है, डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है ना, ऑफ एनी सिटीजन्स, यानी किसी भी भारतीय नागरिक के डिफेंड करने वाला और मतलब गारंटर है कौन है फंडामेंटल राइट्स का, हमारे सुप्रीम कोर्ट। दैट मीन्स अगर किसी का फंडामेंटल राइट अगर वायलेशन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जा रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट किसी भी टाइप के इशूज़ को रिट्स को इशू करने में रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट ऑन द अदर साइड जो हमारा हाई कोर्ट है ना फ्रेंड्स, हम हाई कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकते हैं ना, ये आप याद रखिए ना। ऑन द अदर हैंड द रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 डिस्क्रिशन, ये क्यों, क्योंकि ये जो आर्टिकल 26 है ना फ्रेंड्स, ये डिस्क्रिशनरी पावर देते हैं किसको, हमारे हाई कोर्ट्स को है ना। अगर आप, क्योंकि ऑप्शन है ना फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट के जैसे कि जाने से पहले हमें ऑप्शन दे दी गई आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट नहीं कर रहे हैं तब जाके आप सुप्रीम कोर्ट में जाने की आपको पूरा एलो है ना। दैट मीन्स बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट जो है ना किसी भी रिट्स को लेके रिफ्यूज़ कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे इसमें मैंने बोला फ्रेंड्स आपके साथ डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारा डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। दैट मीन्स आर्टिकल 226 क्या है, एक डिस्क्रिशनरी पावर है किसको, हमारे हाई कोर्ट्स को। हाई कोर्ट जो है ना फ्रेंड्स रिट्स को लेके रिफ्यूज़ कर सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट जो है ना फ्रेंड्स, वो हमने पिछले 2 पॉइंट्स में डिस्कस किया कि हाई कोर्ट जो है ना क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल राइट्स के जो रिट्स को के साथ साथ बहुत सारे और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के भी रिट्स को इशू करते हैं। दैट मीन्स बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, हमारे सुप्रीम कोर्ट कभी रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हमारे रिट्स को लेके, बट हाई कोर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी पावर है ना। क्योंकि हमने बोला कि द सुप्रीम कोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है, डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इस बात को आप याद रखिए। एक बार फिर से टेक्स्ट पढ़िए फ्रेंड्स। रेमेडी अंडर आर्टिकल 220 रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज इन itself a fundamental right and hence the Supreme Court may not refuse to exercise its writ jurisdiction. On the other hand, a remedy under Article 226 is discretionary है ना, discretionary and hence High Court may refuse to exercise its writ jurisdiction है ना। इस बात को आप याद रखिए। writ jurisdiction जो हाई कोर्ट का है ना, आर्टिकल नंबर 226 के हिसाब से हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ हुआ आपके फ्रेंड्स आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन के डिफरेंशिएट है ना। इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, अब ये जो बहुत सारे रिट जुरिस्डिक्शन है ना, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के, इसका जो पहला रिट जो है ना वो है आपके हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या है ना फ्रेंड्स, हेबियस क्या है, हेबियस कॉर्पस का मतलब ये एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द का मतलब क्या हुआ, टू हैव द बॉडी ऑफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 पर्सन के बीच में कोई विवाद चल रहा होगा, प्रॉब्लम चल रहा होगा ना। अब एक पर्सन उसमें से क्या होगा ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन होगा ना, उसका पहुंच बहुत ज़्यादा होगा। अब वो क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, वो क्या करेंगे ना, उस जो पर्सन बी, आप मान के चलो पर्सन ए एंड पर्सन बी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा। अब उसको क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, उस पर्सन बी ने पर्सन ए को कहाँ पे मतलब किस में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब वो जो पर्सन बी है ना फ्रेंड्स, उसको जो है ना वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। अब वो पर्सन ए के पास ऑप्शन क्या है कि वो हाई कोर्ट में जाके अपना रिट जो है ना वो इशू करने की, वो हाई कोर्ट में जाके अपना ये जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट क्या बोलेंगे ना, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है ना, किसी भी टाइप के कोर्ट्स है ना, जो हमने पिछले स्लाइड्स में अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया। अब कोर्ट क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, कोर्ट क्या बोलेंगे कि उस पर्सन को यहाँ जो कोर्ट में लाने की बोलेंगे कि आप उस पर्सन को यहीं लेके आओ है ना। अब उस पर्सन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर वो उसका क्वेश्चन जो है ना फ्रेंड्स वो सही होगा तो उसको कंटिन्यू, उसका डिटेन जो है ना वो कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज उसको क्या होगा ना फ्रेंड्स, अगर उसका डिटेंशन जो है ना इलीगल होगा तो उसको क्या की जाएगी, फ्री या रिहा की जाएगी ना। दैट मीन्स बोलने का क्या मतलब है, हेबियस कॉर्पस का, हेबियस कॉर्पस यही है कि टू हैव ए बॉडी ऑफ, यानी कि अगर किसी को बिला वजह किसी तरीके से बंद किया होगा ना फ्रेंड्स, डिटेन किया होगा, अरेस्ट किया होगा ना, तो उसको बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, ये हमारे इंडिविजुअल लिबर्टी को बचा के रखते हैं। किसी फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने किसी नॉर्मल पर्सन को अपने पावर के थ्रू कहीं पे बंद करके रखा हो ना फ्रेंड्स,
तो हमारे कोर्ट्स के पास ये क्या है, रिट्स यानी हेबियस कॉर्पस का ये पावर है कि कोर्ट्स बोल सकते हैं कि आप उस पर्सन को यहीं लेके आओ, जैसे उसका पर्सन का कुछ गलत नहीं होगा ना फ्रेंड्स, उसको ऐसे ही बंद किया गया होगा ना, तो कोर्ट्स क्या कर सकते हैं अपने ऑर्डर्स के थ्रू यानी हेबियस कॉर्पस के थ्रू उस पर्सन को क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। अब ये जो हेबियस कॉर्पस है ना फ्रेंड्स, ये बहुत पब्लिक अथॉरिटीज़ एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के ऊपर लागू है। जैसे कोई पब्लिक अथॉरिटीज़, जैसे मैं मान के चलो अभी मैंने बोल दिया आपको 2 पर्सन हो गए ना फ्रेंड्स, अब वो ए ने पर्सन ए को बंद अपने हिसाब से यानी उसके अपने इन्फ्लुएंशियल ज़्यादा होने की वजह से, उसके पास ज़्यादा पावर होने की वजह से उसने उसको बंद करके रखा हो ना, तो वो जो अथॉरिटीज़ है ना, पब्लिक अथॉरिटी जो सरकारी अथॉरिटीज़ होगा, उसके पास वो ज़्यादा पहुंच होगा ना उस पर्सन बी के पास। तो ये जो रिट्स हेबियस कॉर्पस है ना फ्रेंड्स, ये उस पब्लिक अथॉरिटीज़, जैसे कि आप मान के चलो पुलिस है ना, पुलिस अथॉरिटीज़ के पास भी ये ऊपर भी ये क्या होगा, हमारे हेबियस कॉर्पस का जो है ना फ्रेंड्स रिट क्या है उसके ऊपर भी लागू होगा, इशू कर सकते हैं हमारे कोर्ट। और ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल है ना फ्रेंड्स, जो पर्सन ए और पर्सन बी मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस करा था, उनके ऊपर भी क्या होगा, ये इशू कर सकते हैं हमारे कोर्ट यानी हेबियस कॉर्पस। अब बहुत सारे चीज़ों में रिट इशू करने की ये नहीं ना, किसी चीज़ में मतलब रिट इशू नहीं भी कर सकते। जैसे क्या हुआ, डिटेंशन इज़ लॉफुल, अगर वो डिटेंशन जो है ना उस पर्सन को लॉफुल यानी कानून के हिसाब से उसको बंद किया होगा ना, तो उस चीज़ में यानी हमारे कोर्ट्स इशू नहीं कर सकते हमारे हेबियस कॉर्पस। और क्या है, द प्रोसीडिंग इज़ फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट, यानी कोर्ट का किसी कोर्ट के अगेंस्ट उसने कुछ काम किया होगा या लेजिस्लेचर के अगेंस्ट उसने कुछ काम किया होगा ना, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो रिट को इशू करे ना। डिटेंशन इज़ बाय कंटेम्प्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर उस बंदे को है ना किसी ने गलत कुछ किया होगा, अगर उसको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के हिसाब से बंद किया होगा ना, तो हमारे कोर्ट्स क्या नहीं कर सकते हैं, रिट को इशू नहीं कर सकते हैं। कॉम्पिटेंट कोर्ट मीन्स लीगल कोर्ट, किसी लीगल कोर्ट ने उसको बंद करने की अनुमति दे दी होगा ना, तब जाके भी रिट्स इशू नहीं कर सकते हैं। और क्या है ना फ्रेंड्स, लास्ट पे डिटेंशन इज़ आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी फॉर एग्जांपल कोई कोर्ट होगा, पर्टिकुलर हाई कोर्ट होगा ना, अब वो हाई कोर्ट जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई स्टेट का कोई हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट से बाहर उसने कुछ कांड किया गलत किया होगा ना, तब वो जो है हाई कोर्ट जो है ना फ्रेंड्स, वो रिट को इशू नहीं कर सकते, यानी हेबियस कॉर्पस को इशू नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उसके विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर उसने कुछ कांड किया होगा ना, तब जाके वो क्या करेंगे, हमारे कोर्ट रिट को इशू करते हैं। ये हुआ फ्रेंड्स आपके हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके मंडमस हुआ, प्रोहिबिशन हुआ, सेरिशोरारी हुआ, कोवेरेंटो हुआ, एक एक करके डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।